बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की सियासी पारी शुरू हो गई, लेकिन कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की उन पर नजर है। निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ले ली और कामकाज शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही राज्यसभा जाने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया है। कहा जा रहा है कि नीतीश युग का अंत होने जा रहा है। अब सवाल है कि नीतीश की जगह बिहार के सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा। सीएम बीजेपी का होगा या जेडीयू का होगा? बीजेपी का होगा तो कौन होगा? डिप्टी सीएम कौन कौन होगा? इसके अलावा और भी कई सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं, जैसे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या नहीं, डिप्टी सीएम बने तो गृह मंत्रालय मिलेगा या नहीं। इन सबसे भी बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार की जगह ले पाएंगे, उनकी विरासत बचा पाएंगे और क्या वो नीतीश जैसा सिस्टम पर प्रभाव जमा पाएंगे। साथ ही सवाल है कि एनडीए में नीतीश कुमार का अब क्या रोल होगा। क्या उनके मार्गदर्शन का गठबंधन में उनके सहयोगी रिस्पेक्ट करेंगे? नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू के सीनियर नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि नीतीश की देखरेख में ही आगे की बिहार का विकास होगा। वो दिल्ली से ही सत्ता पर नजर रखेंगे, वगैरह वगैरह। यह सच है कि बिहार में सीएम कोई बने, बीजेपी से बने या जेडीयू से बने, लेकिन यह सच है कि नीतीश कुमार जैसा प्रभाव बनाने में अगले सीएम को वक्त लगेगा। नीतीश की जगह को भरना आसान नहीं है। नीतीश की पिछले 20 साल में जितनी उपलब्धि है उसकी बराबरी करना फिलहाल मुश्किल है। नीतीश ने जो लकीर खींची है, जो मिसाल कायम की है, वो साधारण नहीं है। ये बिहार के लोग ही सबसे ज्यादा समझ सकते हैं कि जंगल राज से राज्य को निजात कैसे दिलाया और अपराधग्रस्त बिहार के कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। मुझे तो 90 के दशक से सब याद है, कैसी भयावह स्थिति थी वहां। लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल था। जातीय नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे, आपराधिक वारदातें, मर्डर, अपहरण से उस दशक का इतिहास भरा पड़ा है। उस समय के लोगों से कहानियां पूछिए। शाम के बाद लोग घरों से निकलने से डरते थे। लड़कियां वहां जैसे आज सड़कों पर साइकिल चलाती दिखती हैं, इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। महिलाओं को घर में छिपा कर रखा जाता था। यही नहीं, बिहार के तब के इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करें तो वो जर्जर था। सड़कें और हाईवे का खस्ता हाल था। जहां आज 2-3 घंटों में पहुंचते हैं, वहां पहुंचने में दिन भर लग जाता था। इसके अलावा सरकारी संस्थानों की दुर्दशा थी तब। यूनिवर्सिटीज के सेशन 3-4 साल लेट चलते थे। लोगों को ग्रेजुएशन करने में 6-7 साल लग जाते थे। उस बदहाल में नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार की सत्ता संभाली थी। कई लोग मानते हैं कि नीतीश के हाल के 1-2 कार्यकाल कोई खास नहीं थे, जैसे शुरुआती 2 टर्म में उन्होंने काम किया था। उसका मुकाबला करने में बहुत वक्त लगेगा। उनकी छवि बेदाग रही और शासन बहुत बेहतर रहा, तभी उनको सुशासन बाबू कहा जाने लगा था। खासकर प्रदेश में शराबबंदी लागू करने से महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की छवि हीरो वाली बनी। उन्होंने कई घरों को उजड़ने से बचाया, महिलाओं को ताकत दी, विश्वास हासिल किया। वही महिलाएं नीतीश की ताकत बन गई। हालांकि यह सच है कि कभी ना कभी सबको रिटायरमेंट लेना होता है। नीतीश कुमार इस वक्त देश के दूसरे सबसे बुजुर्ग सीएम हैं। 1 मार्च को नीतीश 75 साल के हो गए। केरल के सीएम पी विजयन सबसे बुजुर्ग सीएम हैं। पी विजयन की उम्र 80 साल से ज्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार का अचानक राज्यसभा जाने वाला तर्क किसी को पच नहीं कर रहा, गले नहीं उतर रहा। ऐसा लग रहा है कि सोच समझकर यह सब तय किया गया। पूरे घटनाक्रम की पटकथा लिखी गई।
पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। चुनाव के दौरान जन सुराज नेता प्रशांत किशोर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का मुद्दा खूब उठाते थे। तेजस्वी यादव ने कहा था, नीतीश की मानसिक स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वे मर्यादा भूल रहे हैं। कई ऐसे वीडियो भी सामने आए जिससे पार्टी असहज हो जाती थी। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव की कैंपेन में नीतीश ने सबको चौंका दिया था। नीतीश ने आंधी बारिश तूफान के बावजूद 69 रैली और 12 रोड शो किए थे। लोगों की रैलियां रद्द हो रही थी, तब नीतीश रैली कर रहे थे। नीतीश ने 243 सीट में से 150 सीटों को कवर किया। नीतीश ने 85 सीट जीतकर सबको चौंका दिया। 2020 के चुनाव से दोगुनी सीट आई। यह जरूर गौरव तलब है कि पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार ने प्रभावशाली तरीके से कोई बयान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का जो फैसला किया है वो एकदम सही कदम दिख रहा है। दोस्तों, अब सवाल है कि निशांत कुमार कैसा परफॉर्म करते हैं। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उम्र 51 साल के करीब है, मैच्योर लगते हैं। हालांकि नीतीश के विरोधी बोल रहे हैं कि नीतीश ने भी वही किया जो लालू और रामविलास पासवान ने किया था, परिवार को ही विरासत सौंपी, जबकि नीतीश परिवारवाद के विरोधी रहे हैं, लेकिन बेटे को ही उत्तराधिकारी बनाया। वो बेटा जो हमेशा राजनीति से दूर रहा। नीतीश बनने के लिए निशांत को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और काफी वक्त लगेगा। नीतीश की प्रोफाइल देखिए, 10 बार तो वो सीएम की शपथ ले चुके हैं, केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके हैं, उनकी अति पिछड़ा महादलित वर्ग में अच्छी पैठ है, यही उनका कोर वोट बैंक है। खुद को वो कुर्मी समाज से आते हैं। कुशवाहा और धानुक जातियों में उनकी खासी पकड़ है। इसी लवकुश समीकरण की वजह से वो आरजेडी के एमवाई समीकरण पर भारी पड़ जाते हैं। इसके अलावा नीतीश ने अपनी ऐसी इमेज बनाई है जिससे लोग उन पर भरोसा करते हैं। उनकी बातों में भी विश्वास झलकता है, बहुत सहजता से अपनी बातें रखते हैं। मतलब नीतीश का अपना आकर्षण रहा है। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी है। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी बात करें तो वो बहुत दिलचस्प है। जैसे उन्होंने अपनी धाकड़ पहचान कैसे बनाई, उन्होंने जनता दल क्यों छोड़ा और कैसे समता पार्टी बनाई, लालू प्रसाद यादव से अलगाव, उनकी विवादास्पद छवि और कैसे वे एक महान समाजवादी नेता माने जाते हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के जनता दल से अलग होने की। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर 1970 के दशक में जेपी आंदोलन से शुरू हुआ। वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बाद में जनता दल के सदस्य बने। 1985 में वे हरनौत से विधायक चुने गए, लेकिन 1990 के दशक में जनता दल में लालू प्रसाद यादव का दबदबा बढ़ गया था। लालू की कार्यशैली, पार्टी पर उनका कंट्रोल और गवर्नेंस के मुद्दों से नीतीश असहमत थे। 1994 में नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। इसका मुख्य कारण था पिछड़ी जातियों की राजनीति में यादवों का वर्चस्व तोड़ना और अपनी ओबीसी कुर्मी जाति के समर्थकों को मजबूत प्लेटफॉर्म देना। समता पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और 2003 में शरद यादव के जनता दल गुट के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड का निर्माण किया। अब आते हैं लालू प्रसाद यादव से उनके अलगाव की कहानी पर। नीतीश और लालू शुरुआत में साथ थे, दोनों जेपी आंदोलन से जुड़े थे। 1990 में नीतीश ने लालू को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाने में मदद की, लेकिन 1994 में ही नीतीश ने लालू के बढ़ते कंट्रोल से असहमत होकर अलग रास्ता चुना। 1997 में चारा घोटाले में घिरने के बाद लालू ने जनता दल छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल, जिसको लोग आरजेडी भी कहते हैं, बनाया। लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने 1990 से 2005 तक करीब 15 साल बिहार पर शासन किया, जिसे अक्सर जंगल राज कहा जाता है। 2005 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने आरजेडी को हराया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तब से नीतीश ने बिहार में विकास की नई इबारत लिखी है।
कानून व्यवस्था सुधारी, सड़कें बनाई, बिजली पहुंचाई और महिलाओं को शिक्षा पर फोकस किया। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा में विवाद भी कम नहीं रहा है। वे पार्टी पर पूरा कंट्रोल रखने के लिए जाने जाते हैं और उन पर कई सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने के आरोप लगे हैं। उदाहरण के लिए समता पार्टी बनाने में उनके साथी रहे सीनियर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस को बाद में हाशिए पर भेज दिया गया। शरद यादव जो जेडीयू के संस्थापक थे, उन्हें भी नीतीश ने किनारे कर दिया। 2017 में जब नीतीश ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो शरद यादव ने बगावत की और पार्टी छोड़ दी। कई अन्य सीनियर नेता जैसे रामविलास पासवान के गुट से भी नीतीश के मतभेद हुए। नीतीश पर आरोप है कि वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार गठबंधन बदलते हैं, जिसके कारण उन्हें पलटू राम का टैग मिला है। लेकिन यह विवाद उनकी मजबूत लीडरशिप को भी दिखाता है। वो अपनी शर्तों पर गठबंधन करते हैं। अब उस सवाल पर आते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को एक महान समाजवादी नेता क्यों माना जाता है। उनकी जड़ें राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जेपी जैसे महान समाजवादियों से जुड़ी हैं। वे सामाजिक न्याय, पिछड़ों के उत्थान और विकास पर फोकस करते रहे हैं। उनकी जीवन शैली में यह साफ झलकता है। वे सादगी से रहते हैं, लग्जरी से दूर। उन्होंने अपने गांव कल्याण बिघा को मॉडल विलेज बनाया, जहां वे खुद रहते हैं। कोई आलीशान बंगला नहीं बनाया, साधारण जीवन जिया। महिलाओं के लिए साइकिल योजना, शराबबंदी जैसे कदम उनकी समाजवादी सोच को दिखाते हैं। बिहार में ईबीसी और महिलाओं को आरक्षण देकर उन्होंने समानता की मिसाल कायम की। दोस्तों, नीतीश कुमार का सफर उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन बिहार को बदलने में उनका योगदान बड़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब बिहार में बीजेपी की बात करते हैं। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद उसका रोल बढ़ जाएगा। विपक्षी दलों की भाषा में बोले तो बीजेपी जदयू का प्रभाव कम करने की कोशिश कर सकती है। साथ ही अगर बीजेपी कोटे से कोई सीएम बनता है तो उसे पिछड़े वर्ग के सियासी समीकरण पर खड़ा उतरना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में पिछड़े वर्ग की ही राजनीति चलती है। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री इस जातिगत राजनीति को संभाल पाया तो उसके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, और अगर नाकाम रहा तो महागठबंधन के लिए उम्मीदों के रास्ते खुल जाएंगे। बीजेपी को एक शख्सियत भी पैदा करना होगा जो कि नीतीश या लालू के टक्कर का हो, जिसका कद वैसा ही हो। बीजेपी नेता सुशील मोदी थोड़ा बहुत इन दोनों से मैच करते थे। उनका कद बड़ा और प्रभावशाली था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय या विजय सिन्हा समेत मौजूदा नेता को उस लेवल पर पहुंचने के लिए मेहनत की जरूरत है। आगे यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी सीएम कैसे बनाती है और किसे बनाती है। इसको लेकर तरह तरह की अटकलें हैं। वो नीतीश की कमी को कैसे पूरा करेगा। निशांत के सामने भी अभी खुद को स्थापित या साबित करने की चुनौती होगी, नहीं तो तेजस्वी जैसा हालात हो जाएगी जो 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। बाद में तेजस्वी घर के कलह में ही फंसे रह गए। तो आपकी क्या राय है निशांत और नीतीश के भविष्य के बारे में? साथ ही क्या बीजेपी बिहार में अकेला अपने दम पर आरजेडी से टक्कर लेने लायक बन पाएगी? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।